टॉपिक हमारा है सेंटर ऑफ मास। थोड़ा प्रैक्टिकल टॉपिक है, ये चीजें आप लोग महसूस भी करते होंगे और आपने देखा भी होगा। नहीं, सबसे इसका बेस्ट एग्जांपल है जब आप किसी बुक को बैलेंस कर रहे होते हैं ना, बुक को हाथ पे उंगली पे नचाते हैं ना, उस केस में वो वाला पॉइंट आप उसे सेंटर ऑफ मास की तरह एज्यूम कर सकते हैं। नहीं, बीच में रखते हैं तो वो वहां पे इंक्लाइन हो जाता है, मतलब रखा रह जाता है, बैलेंस हो जाता है। इसी तरह का ये आप कह सकते हैं सेंटर ऑफ मास। वो पॉइंट क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास होगा। जनरली आपको सेंटर ऑफ मास से ये सेंस आ रहा होगा कि बीच वाला पॉइंट। सेंटर ऑफ मास सुनने से ये समझ में आ रहा है कि मास का सेंटर यानी होल जो सिस्टम है, होल बॉडी है, उसका बीच वाला पॉइंट। बाबू ये तब होगा जब आपके जो सिस्टम है ना वो सिमेट्रिकल होंगे। नहीं, अगर जैसे हम आपको बोल दें कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट ये सर्कुलर प्लेट है, नहीं एक सर्कुलर प्लेट है, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ये सर्कुलर प्लेट या डिस्क होगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, एकदम बीच में सेंटर पे होगा। सही है, इस सेंस में सेंटर ऑफ मास बीच वाले पॉइंट पे होता है, एकदम सही है। लेकिन अगर यहीं पे हम बोल दें कि प्लेट टूट गया, नहीं प्लेट के टुकड़े हो गए, अब बताइए सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करेगा, चेंज हो जाएगा, कहीं और होगा। तो हमें वही देखना है कि अभी ये जो यूनिफॉर्म सिस्टम जो है, चाहे वो प्लेट हो, डिस्क हो, स्क्वायर हो, जो यूनिफॉर्म बॉडी है जिसको आप कंटिन्यूअस बॉडी कहते हैं, उसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, वो तो फिक्स ही है। नहीं, तो उसमें ज्यादा आपको टेंशन लेना नहीं है। हाँ, कैसे कैलकुलेट करेंगे ये सीखना है, और उसका तो आपको याद ही रखना है क्योंकि वो फिक्स होता है। ठीक, और जो इरेगुलर शेप के सबस्टांस हैं, बॉडी होगी इरेगुलर शेप के, उसके लिए सेंटर ऑफ मास हमें ढूंढना है कैसे होगा। देखो अभी तक जो हम लोग काम कर रहे थे वो एक पार्टिकल पे काम हो रहा था। अभी हमारे पास जो सिस्टम है, ये जो टॉपिक अब जो स्टार्ट होगा वो इसे कहते हैं, नहीं मैकेनिक्स में रिजिड वाला पार्ट। अभी था क्या कि आपके पास बस एक गेंद थे, एक पार्टिकल था। अभी आपके पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल होगा। अब हर पार्टिकल की हम लोग कलेक्टिवली उसी सब चीजों को स्टडी करेंगे। अभी तक जो आपने पढ़ा है अब स्टडी बस उसी की होनी है। अब तक आप एक पार्टिकल पे स्टडी किए थे और उसी का यूज अब आप लोग मल्टीपल पार्टिकल पे यूज करेंगे बस। अब आगे अभी जो सिलेबस में है आपका रोटेशनल में, वो और कुछ नया कंसेप्ट नहीं है। ऐसा नहीं कि नया कंसेप्ट निकल आएगा, जैसे एनएलएम हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, टेंशन हो गया, ये सब अब नहीं आने वाला है। अब इसी का एप्लीकेशन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। तो अब आपके पास नया कंसेप्ट नहीं है, अब बस एप्लीकेशन आपको पढ़ना है रोटेशनल डायनेमिक्स में। ठीक है, रिजिड सिस्टम में इसमें क्या होगा, मल्टीपल पार्टिकल होंगे। तभी सिर्फ एक पार्टिकल घूम रहा था, एक पार्टिकल रोटेट कर रहा था, एक पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक पे था, एक पार्टिकल में स्ट्रेट मोशन थी, एक पार्टिकल को आप ऊपर फेंकते। अभी यहीं पे क्या होगा कि ढेर सारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल होंगे, वो सारे मोशन कर रहे होंगे, वो सारा सिस्टम घूम रहा होगा। आई बात समझ में? जैसे ये मार्कर, इसमें नंबर ऑफ, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो गए। तो ये पार्टिकल जैसे हम लोग सिर्फ एक इसके ये वाले पॉइंट की बात कर रहे होते हैं, या एक पार्टिकल के सिंगल मास की बात कर रहे होते हैं जो रोटेट कर रहा होता है। अब ये वाला भी मास रोटेट कर रहा है, ये वाला भी पॉइंट रोटेट कर रहा है, ये वाला भी पॉइंट रोटेट कर रहा है। तो अब ये हम लोग कलेक्टिवली इसको पढ़ेंगे और सबका मोशन अलग अलग होगा। आप अगर ध्यान से देखो तो ये यहां से यहां तक आने में ये वाला पॉइंट ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करा, ये वाला पॉइंट बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है, जबकि इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है। तो बहुत सारी चीजें होंगी जो हमें सीखनी होंगी। ठीक है, तो ओवरऑल उसके लिए आपको सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट होना जरूरी है। छोटा सा कंसेप्ट है ये, सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट अगर आपके पास होगा। देखो दो चीजें होती है, एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है और एक सेंटर ऑफ मास होता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास एक चीज नहीं होती है। हाँ, वो सर्कुलर प्लेट में उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास हो सकता है सेम हो जाए, लेकिन ये सत्य नहीं है, हमेशा नहीं होता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास अलग अलग है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम आपको जब फ्लोटेशन पढ़ाएंगे वहां पे बताएंगे। नाव वगैरह डूबने या तैरने का जो कंसेप्ट है वहीं पे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्कस कर देंगे। ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो याद दिला दीजिएगा, वहीं पे डिस्कस कर देंगे। अभी फिलहाल सेंटर ऑफ मास अलग चीज है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास ये अलग अलग चीजें होंगी, ध्यान रखिएगा। अभी सेंटर ऑफ मास पे ध्यान देते हैं। देखो जैसा कि नाम है मास का सेंटर, मतलब ये हुआ कि कोई रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी मतलब उसमें ढेर सारे पार्टिकल होंगे, उन सारे पार्टिकल का एक मास होगा। नहीं, तो अब कहते हैं कि सारे मास किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कैसे हो सकता है। स्वाभाविक बात है, मास तो होगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मास तो पूरा सरफेस पे फैला हुआ होगा ना। अब सारे मास को एक पॉइंट पे कंसंट्रेट मान लेना है, होता नहीं है, ये मान लेना। ये एक इमेजरी पॉइंट होता है जहां पे ये माना जाता है कि पूरे सिस्टम का, पूरे पार्टिकल्स का मास किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट है। जैसे हम लोग अर्थ का मास अर्थ के सेंटर पे कंसंट्रेट मानते हैं।
नहीं, उसी तरह से पूरे पार्टिकल का पूरा सिस्टम यानी पूरी बॉडी का हमें किसी एक इमेजिनरी पॉइंट पे मास एज्यूम कर लेना है और वो पॉइंट कहलाता है सेंटर ऑफ मास। अब उस पॉइंट को कैसे डिसाइड करेंगे, उस पॉइंट का पोजीशन कैसे फाइंड करेंगे, उनके लिए तरीका है। ऐसे तुम ये समझ लो कि जैसे मान लो, इसको समझे, तुम ऐसे भी समझ सकते हो, देखो ये वाला तो डेफिनेशन हो गया, इट इज अ पॉइंट एट विच इंटायर मास ऑफ द सिस्टम सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। सपोज टू बी कंसंट्रेटेड होता नहीं है, हमने माना है। अब इसे समझे कैसे, इसे समझने का एक तरीका है कि वो पॉइंट कहां होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक रड है, ठीक है, आपके पास एक रड है ये वाला L लेंथ का। अब इस रड पे इसको तुम, जैसे रड होता है, इसको ऐसे सरफेस पे रख दो, ठीक है, मान लो स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन विक्शन नहीं है, स्मूथ सरफेस पे। अब आप इस रड के अलग अलग पॉइंट पे फोर्स लगाइए। अगर आप इसके टॉप पे फोर्स लगाइएगा तो ये रड इस तरह से रोटेट हो जाएगा या मुंह इस तरह से गिरेगा, यस और नो बोलो। अगर आप इस पे ऐसे फोर्स लगाओगे तो ये रड ये वाला पॉइंट थोड़ा ज्यादा आगे जाएगा, जबकि ये वाला पॉइंट बहुत कम ही नहीं के बराबर आगे जाएगा, हाँ या ना। तो बताइए इस पॉइंट की वेलोसिटी, ध्यान दो बाबू, यही मेन कंसेप्ट है सेंटर ऑफ मास का। ये चीजें तुम्हें समझ, ऐसे तो बीच वाला पॉइंट तो सबको पता है, ये चीजें समझनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आखिर हो क्या रहा होता है यहाँ पे, हर इंडिविजुअल पार्टिकल की बात करें, तभी हम लोग फिलहाल टॉप और बॉटम वाले पार्टिकल की बात करें तो देखो इसमें ज्यादा वेलोसिटी आई, जिस वजह से ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाया, इसमें कम वेलोसिटी आई। इन दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट सेंटर ऑफ मास नहीं है। आई बात समझ में। अगर मान लीजिए आप इस पे कहीं और फोर्स लगा दिए, किसी और पोजीशन पे, ऐसा आप चेक करिए बार बार रख के, एक ऐसा पॉइंट आपको जरूर मिलेगा, एक ऐसा पॉइंट आपको जहां जरूर मिलेगा कि जहां पे आप उतना ही फोर्स लगाओगे तो ये सिस्टम एकदम साक्षात ऐसे उठ के चली आएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि ये पार्टिकल जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उतना ही ये पार्टिकल भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उतना ही ये वाला पार्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उतना ही ये वाला पार्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उतना ही ये, यानी इसके हर इंडिविजुअल पार्टिकल्स में अगर सेम वेलोसिटी, सेम लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर नहीं, सेम लीनियर वेलोसिटी, क्या होगा यहां पे हम लिखे भी है, इफ फोर्स इज अप्लाइड अलोंग अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। मतलब ये हुआ कि आप अगर मान लीजिए सेंटर ऑफ मास नहीं है, अभी मान लेते ये ओमिट है, एक ऐसा फोर्स, आप एक फोर्स लगा रहे हैं किसी बॉडी पे इस तरह से ताकि उसके हर पार्टिकल में सेम लिनियर वेलोसिटी और सेम एक्सेलरेशन बन रहा हो, तो वो डायरेक्शन यानी वो पॉइंट सेंटर ऑफ मास होता है। ये है एक्चुअल कंसेप्ट सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास क्या होगा कि देखो आप उस सिस्टम पे इंडिविजुअल फोर्सेस लगा रहे हैं, आपको एक नेट वेलोसिटी मिली होगी सिस्टम की। एक काम करते हैं हम लोग, वही रिजल्टेंट फोर्स उस बॉडी के किसी एक पॉइंट पे लगा देते हैं ताकि उतनी वेलोसिटी वो गेन करे उसके हर पार्टिकल्स, तो वो पॉइंट सेंटर ऑफ मास होगा। जैसा कि आपने इस इलस्ट्रेशन से देखा, इस इलस्ट्रेशन में हमें यही चीजें समझ में आती है कि आप इसके अगर इस पॉइंट पे फोर्स लगाते हैं तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी अलग, इस पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ और होगी, इस पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ और होगी, इसके हर पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग आ रही है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट सेंटर ऑफ मास नहीं है। इसी तरह से हमने चेक किया, एक ऐसा पॉइंट हमें मिला जहां पे फोर्स लगाने से हर पार्टिकल में सेम वेलोसिटी आई, तभी तो ये इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया उतने ही टाइम में। आई बात समझ में। तो ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ मास। ये वाली बात क्लियर हुई, सेंटर ऑफ मास। हाँ, ये फाइंड कैसे करेंगे सर, हर बार फोर्स लगा के चेक करेंगे ना भाई, उसका तरीका है, हर बार फोर्स लगा के चेक नहीं करना है। फील तो आया ना सेंटर ऑफ मास का क्या है एक्चुअल में, ठीक है। अगर हो तो कॉपी में साइड में ये इलस्ट्रेशन बना लीजिएगा, पहले आगे बात करते हैं, बाद में अपने से बना लीजिएगा बाद में, ठीक है। चलिए, तो हमें करना क्या है, सेंटर ऑफ मास फाइंड करने होते हैं अलग अलग सिस्टम के। तो हमारे सिलेबस में तीन, देखो एक तो ये हो सकता है कि आपका पास रेगुलर बॉडी होगी, एक तो ये हो सकता है कि आपके पास यूनिफॉर्म बॉडी होगी, सॉरी रेगुलर बॉडी होगी, रेगुलर शेप का नहीं, जो उसको कंटिन्यूअस बॉडी कहेंगे, चाहे सिमेट्रिकल बॉडी भी आप कह सकते हैं। इसका सेंटर ऑफ मास फिक्स होता है, एक बार बस निकालना और याद करना है। आपको एक जनरल तरीका तो आना चाहिए ना जिसमें आप नॉन यूनिफॉर्म बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकाल सके। तो हम लोग ये वाला तरीका सीखेंगे नॉन यूनिफॉर्म बॉडी का, जिसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे
ठीक है, सारे पार्टिकल्स, ढेर सारे पार्टिकल्स होंगे। अब इसे समझने के लिए हमें कम से कम पहले यह समझना होगा कि दो पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास कैसे डिसाइड होता है। हम लोग एक बॉडी लेंगे जिसमें सिर्फ दो ये पार्टिकल है, मान लेंगे कि एक हमारे पास बॉडी है जिसमें सिर्फ दो पार्टिकल है, उसका सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, हमें टेक्निक मिल जाएगा ताकि सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कैसे करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग n नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे लगा देंगे, बात खत्म। जैसे कूलम फोर्स लगाते थे, निकालते हैं, ठीक है, कूलम फोर्स भी उसी तरह से निकाला जाता है, ये तरीका सेम चलेगा। अभी तो आप लोग कूलम फोर्स नहीं पढ़े थे, बात नहीं करेंगे उस पर। हम लोग करने के हवाले समझ गए। तो पहले हम लोग टू सिस्टम ऑफ पार्टिकल लेंगे, इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करेंगे और वहां से हमें टेक्निक मिलेगी, ट्रिक मिलेगी, या मान लो कंसेप्ट मिलेगा कि आगे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स में हमें कैसे सेंटर ऑफ मास फाइंड करने, उसके पोजीशन कैसे फाइंड करने हैं। क्लियर है। उसके बाद कुछ सिमेट्रिकल सिस्टम होंगे जिनका सेंटर ऑफ मास उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे, और चाहे तो याद भी रख सकते हैं, याद रखना ही पड़ेगा। कैलकुलेट करेंगे इसी तरीके से, जनरल फॉर्मूले के तरीके से कैलकुलेट करेंगे और याद करेंगे। सेंटर ऑफ मास समझने के लिए आपको, कैलकुलेट करने के लिए आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा पहले। इसकी मदद के बिना सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। इसको कहते हैं मास मोमेंट। ये टर्म आपकी जिंदगी में 2-3 बार और आएंगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम, ये मोमेंट वाला टर्म आएगा आपके पास। तो मोमेंट वाला टर्म जब भी आएगा तो आपको हम तरीका बताते हैं कि ये मोमेंट करता क्या है। ये मोमेंट ना कुछ नहीं करता है, बस उसके साथ डिस्टेंस को मल्टीप्लाइड कर देता है। अगर किसी के साथ अगर आप डिस्टेंस को मल्टीप्लाइड करेंगे, लेंथ वाला टर्म, चाहे वो रेडियस हो, लेंथ हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, वो उसका मोमेंट बना देगा। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया मतलब होता है मास, मास का डिस्टेंस के साथ प्रोडक्ट। हाँ, डिस्टेंस 1 टाइम्स मल्टीप्लाइड या डबल टाइम मल्टीप्लाइड, वो फर्क नहीं, डिस्टेंस मल्टीप्लाइड होगा। आई बात समझ में। ये है मास मोमेंट का तरीका। आपने बचपन में हो सकता है 6-7 में आपने एक ये सिंपल मशीन पढ़ा होगा, 6-7-8 या कहीं भी 9-10 में तो नहीं है, 6-7-8 में आपने सिंपल लीवर नहीं, फलक्रम सुना हुआ नाम लग रहा है, चम्मच से जैसे वाला दिया होगा, या सीसॉ वाला दिया होगा कि इसको दबाते हैं ये उठ जाता है, इसमें लीवर होता है, फलक्रम होता है, पाइवेटेड पॉइंट होता था। कुछ याद आ रहा है सिंपल मशीन टाइप का? सिंपल मशीन जैसे चिमटा का एग्जाम्पल दिया होगा, प्लास का एग्जाम्पल दिया होगा, कैंची का एग्जाम्पल दिया होगा। नहीं, कैंची भी सिंपल मशीन है। आई बात समझ में? उससे क्या बताने वाले थे हम? हाँ, तो अगर मान लो वो सिंपल मशीन, हम लोग ये बात कर लेते हैं, वो झूले की बात करते हैं। सीसॉ, वो झूला होता है ना, एक आदमी इधर बैठा, एक आदमी इधर बैठा वाला झूला। नहीं, झूला नहीं होता है, वो झूला ही कहते क्या? हाँ, जो भी है उसकी बात कर लेते हैं। आप अगर ध्यान से देखो कि मान लो वो झूला तुम्हें बनाना है, आपको बनाना है, ठीक है, और उस झूले का डिजाइन मतलब आपको तैयार करना है, और एक झूले पे आप परमानेंट बैठने वाले हैं। कोई भी आएगा, जैसे मान लीजिए आपका झूला है, हमने बनाया है, तो एक साइड तो हम ही बैठेंगे। होता है ना गांव में, जैसे ई वाला झूला बनता है, जितिया वाला झूला जानते हो, बांस का, बांस का बांस का झूला बनता है, बड़ा पेड़ में लटकाया जाता है, एकदम बड़ा सा झूला होता है, वो 4-5 आदमी एक साथ झूलते हैं, बहुत मस्त का झूला होता है। बांस वाला झूला नहीं देखे हैं? कोई बात नहीं, अब तो ऐसे भी खत्म हो गया है, वो कम नहीं बनता है, ठीक है। तो उस झूले में जो झूला बनाएगा, एक साइड तो ऊ, उसका कंसेप्ट ये है कि वही ऊ बीच में बैठेगा और 2 साइड रहेगा, 2 बंदा उसको झुलाएगा। झूला उसका है, फ्री में झूलेगा, मतलब उसको मेहनत नहीं करना। झूला झूलने के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा ताकत लगाना पड़ता है, इस साइड से भी एक बार, इस साइड से भी, और बीच में जो रहता है उसको कुछ होने करना। वो चाहे तो कर भी सकता है, लेकिन कुछ होने करना है, तो वो बीच में बैठेगा जिसका झूला होगा, ठीक। तो मान लीजिए आपको ये सीसॉ खुद का बनाना है, और इस सीसॉ बनाने में जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है और एक साइड आप ही को बैठना है, ये फिक्स हो गया, आपका मास फिक्स हो गया। और कंसेप्ट ये है कि आप हमेशा, मतलब जो भी आप चाहते हैं कि इधर वाला जो हो, आप डिसाइड कर लीजिए आपसे हल्का हो कि आपसे हैवी हो, ये डिसाइड कर लीजिए, ठीक है। हाँ, मान लीजिए जैसे ये मान लीजिए आप 50 kg के हैं, और मान लीजिए आप कहिएगा कि वही आदमी इसके दूसरे साइड पे बैठेगा जिसका मास हमसे ज्यादा होगा। मान लेते हैं, क्या कंडीशनल है, मान लेते हैं। तो मान लेते हैं ये 50 kg से ज्यादा वाले मास बैठेंगे इस पे, कोई दिक्कत नहीं। 50 kg से जिसका मास ज्यादा होगा वो बैठेगा, डिसाइड हो गया।
अब बताइए क्या ये पॉइंट बीच में रखोगे? अरे चलो 100 kg है। अब ये बताओ क्या ये पॉइंट बीच में रखोगे? ये जो पाइवटेड पॉइंट होता है, फिक्स पॉइंट होगा, क्या बीच में बैठोगे? बैलेंस रखना है। मतलब जैसे है ना कि हमको शो करना है कि हम 50 kg का है लेकिन हमसे भारी और कोई नहीं है, मतलब हम बराबर हैं। तुम 100 kg का भी बैठोगे तब भी हमें ही तुम्हें बैलेंस करना है, कंडीशन है मान लो। तो बताइए ये बैलेंस रखना है आपको, तो क्या आप ये बीच में ये पाइवटेड पॉइंट रखिएगा? कॉमन सेंस से बताइए, कोई कैलकुलेशन नहीं। कहां रखिएगा? 50 की तरफ, 100 की तरफ, पक्का? गुड, 100 की तरफ ये होगा। यही है सेंटर ऑफ मास। अब यहां पे आपने क्या सोचा होगा, हम बताते हैं। आपने सोचा होगा कि भाई मास ज्यादा है, डिस्टेंस कम देते हैं। मास ज्यादा है, डिस्टेंस कम देते हैं। इसका मास कम है, ज्यादा डिस्टेंस देते हैं। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाइड किया होगा, 50 इंटू x1 किया होगा और ये 100 इंटू x2 किया होगा मेरे हिसाब से। यही क्या होगा? आपने देखा होगा कि ये जब बैलेंस हो जाए तो ये पोजीशन सेंटर ऑफ मास होगा। मतलब यहां से ज्यादा डिस्टेंस पे और यहां से कम डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, ये बैलेंस हो जाएगा। यही है फॉर्मूला भी, तरीका भी। और ये इसका कोई नहीं, कुछ चीजें होती है कि प्रूफ बताइए सर, इसका प्रूफ बताए तो नहीं, महसूस करने से अच्छा और क्या प्रूफ हो सकता है? ये प्रैक्टिकली है, इसको वेरीफाई करने, साक्षात को प्रमाण, ये क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, ये कंसेप्ट यहां पे लगता है। जो चीजें प्रत्यक्ष है उसको प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है, ये प्रत्यक्ष कंसेप्ट है। आई बात समझ में? ये प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, इसको प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत कब पड़ती है? जब कोई एक्सेप्ट ना करे। सब मानता है, सबको पता है, सब जानता है, सब फील करता है, इसलिए इसको प्रूफ, ये वाला कंसेप्ट प्रूफ करने की क्या जरूरत? आई बात समझ में? बोलो। गुड। यहां पे एक चीज और भी तुमने सोचा होगा कि जिसका मास ज्यादा है, सेंटर ऑफ मास उसके करीब है, मतलब उसको आर कम मिला है। जिसका मास ज्यादा है उसको आर कम मिला है, जिसका मास कम है उसको आर ज्यादा मिला है। मतलब मास कम आर ज्यादा, इनवर्सली रिलेशन नहीं दिख रहा है? इनवर्सली रिलेशन दिख रहा है, मतलब जिसका मास ज्यादा होगा ना, सेंटर ऑफ मास उसके करीब होगा। इनवर्सली रिलेशन होता है, ठीक है? यही है लॉ, यही लाइन लिखा है और इसी लाइन के बेसिस पे इन्होंने इसे डिफाइन भी किया है। तो हम पहले कर दिए, बाद में लाइन बता दिए, एक ही बात है। सही बात समझ में? नहीं, पंडित जी ने पहले ये लाइन लिखा, मास, ये जो सेंटर, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ये लाइन लिखा है डीसी पांडे। और उसके बाद फिर इन्होंने उसको लिखा है, एक ही बात है। ये चीजें समझ पाए बात को? आइए इसे करेंगे भी हम लोग, इसको मैथमेटिकली कैसे करते हैं। ये जो टर्म आपने किया है ना बाबू, ये दिस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ मास, मास इनटू डिस्टेंस, इसे मोमेंट ऑफ मास कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी होती है ये, इसे मोमेंट ऑफ मास कहते हैं, इसकी वेक्टर क्वांटिटी से। अगर हम तुमको ये बोले कि 50x1 और 100x2 को जोड़ दो, बताओ रिजल्ट क्या होगा? 50x1 और 100x2, 50 इंटू x1, 100 इंटू x2 को ऐड कर देना है, वेक्टर क्वांटिटी है, बता रहे हैं अभी। मोमेंट ऑफ मास वेक्टर क्वांटिटी होती है, रिजल्ट क्या होगा? 0। ये लॉ है जो वही प्रत्यक्ष वाला है, सॉल्व कर लेना, मतलब आ जाता है ये 0, तब ना बैलेंस हुआ बाबू। ये है बैलेंसिंग कंसेप्ट, ये तभी बैलेंस होगा, इसीलिए यहीं से x1 x2 का क्लू मिलेगा आपको। ये बैलेंस हुआ तभी पॉसिबल है जब इसका एडअप 0 होगा। तो कभी सीसॉ झूला अगर बनाए तो चेक कर लीजिएगा ये क्या होगा, ये कंसेप्ट इक्वल टू 0। कैसे? 0 होने का मतलब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होना चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी है बाबू। इसका मोमेंट ऑफ मास का डायरेक्शन इधर होगा और इसका मोमेंट ऑफ मास का डायरेक्शन इधर होगा, फिक्स पॉइंट से होता है, सेंटर ऑफ मास से। इधर वाला पॉजिटिव, इधर वाला नेगेटिव, 0 होना ही है। आई बात समझ में? ये है लॉ जिस पे हम लोग काम करेंगे। क्लियर? बहुत सुंदर। आइए, तो मास मोमेंट ये हो गया, मास मोमेंट समझ में आया? मोमेंट ऑफ मास बाबू, मोमेंट ऑफ मास समझ पाए? तो यही हमने लिखा भी है कि इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल, उस पार्टिकल के मास का प्रोडक्ट किसके साथ? डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट अबाउट विच मास मोमेंट इज टेकन। जिस पॉइंट से आप मास मोमेंट निकालना चाहते हैं,
याद रखिए यही कंसेप्ट आपको इतना ही यूजफुल होगा जब आप टर्क कैलकुलेट करेंगे। आई बात समझ में? उसी को मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। टर्क मोमेंट ऑफ फोर्स है, कुछ नहीं है। आई बात समझ में? मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास का मोमेंट हो जाएगा, समझे, और मोमेंट ऑफ फोर्स टर्क हो जाएगा आपका। बस ये साथ आसान चीजें हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। देखो ऐसा माना जाता है, पता नहीं, ऐसा माना जाता है कि फिजिक्स में, मैकेनिक्स में सबसे अगर लेंथी या टफेस्ट पार्ट है वो रोटेशनल डायनेमिक्स, जो आई बात समझ में। और मैकेनिक्स में जो अभी हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं रोटेशनल डायनेमिक्स, जो स्टार्ट हुआ है अभी, और इससे पहले जो होता था फ्रिक्शन वाला टॉपिक, उससे पहले जो होता था पुली वाला टॉपिक। पुली वाला टॉपिक में तुम लोग मास्टरी कर चुके हो मेरे हिसाब से, या तुम्हें भी लग रहा होगा। फ्रिक्शन में तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल तुम्हें खुद पता है, पुली में फ्रिक्शन वाले टॉपिक में पढ़े हैं ना, तो खुद का कॉन्फिडेंस आप खुद चेक कर सकते हैं क्वेश्चन बना के, ठीक है। रोटेशनल भी हम पढ़ाएंगे, ठीक है। या एक काम करिए, तब तक 2-3 दिन में आप कहीं से रोटेशन पढ़ लीजिए, 2-3 दिन में लेवल पता चल जाएगा रोटेशन का क्या है, और फिर पढ़िए आप, फिर आपको पता चलेगा कि ये कुछ नहीं है। आई बात समझ में? आसान टॉपिक है, बिल्कुल ही आसान टॉपिक, हाँ बस थोड़ी फील करने वाली टॉपिक है। सिचुएशन झोला वाला फीलिंग, मतलब ये नॉर्मल फीलिंग है, अगर फील आ गया टॉपिक हाथ में। तो मोमेंट ऑफ मास ये होता है बाबू, जिस पॉइंट से आप मास मोमेंट करना चाहते हैं उस पॉइंट से मास का डिस्टेंस, और मास पार्टिकल के मास का प्रोडक्ट क्या बताएगा? मास मोमेंट। क्लियर है? वेक्टर क्वांटिटी होती है तो भाई डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन होगा अलोंग दी, देखो ना, डायरेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट अबाउट विच इट इज टेकन। मास मोमेंट आप जहां से लेना चाहते हैं, जिस पॉइंट से, है ना, टू द पार्टिकल, ये इससे मास की तरफ वाला पॉइंट ये हो जाएगा तुम्हारा। आई बात समझ में? क्लियर है? निकालते कैसे हैं? मास इनटू जो भी डिस्टेंस होगा, ये डिस्प्लेसमेंट वाला है, पोजीशन वेक्टर है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। मास मोमेंट क्लियर हो गया। आइए इसका एप्लीकेशन करें। अब हम लोग करेंगे पहला वाला, सिस्टम ऑफ पार्टिकल का लोकेशन, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर टू सिस्टम ऑफ पार्टिकल। क्लियर है? गुड। देखो हम लोग कंसीडर करते हैं कि हमारे पास 2 पार्टिकल सिस्टम है, ठीक है, और 2 पार्टिकल सिस्टम, जैसे कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं और उस ऑब्जेक्ट में सर 2 ही पार्टिकल है हमारे पास, मान लेते हैं, ठीक है। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम, 2 पार्टिकल सिस्टम। देखो एक बात और ध्यान में रखिएगा कि एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसमें ढेर सारे पार्टिकल होंगे। अब ये तुम बोलोगे सर हर पार्टिकल का मास सेम होगा, इसकी गारंटी नहीं है, ठीक है। हो जाए तो बढ़िया, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग मान के चलेंगे कि हर अलग अलग पार्टिकल है, अलग अलग साइज का, अलग अलग मास होगा। आप चाहे तो सेम भी मान सकते हैं। क्लियर है? हाँ। तो यहाँ पे हर इंडिविजुअल की बात की जा रही है, इसलिए मास सेम मानना जरूरी नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास 2 पार्टिकल है, समझना बाबू। एक पार्टिकल जिसका मास m1, एक पार्टिकल है जिसका मास मान लीजिए m2 है। पार्टिकल है तो साइज छोटा ही होगा ना, पार्टिकल की बात करें। बॉडी की बात करेंगे तो फिर साइज आएगा, ज्योमेट्री आएगी। अभी पार्टिकल में ज्योमेट्री इन्वॉल्व नहीं होगी। मान लेते हैं इसके बीच डिस्टेंस है r, दोनों r डिस्टेंस पे रखा हुआ है। क्लियर है? हमें सेंटर ऑफ मास का लोकेशन निकालना है, ठीक है। मान लेते हैं कहीं भी है, हमें नहीं पता कहां पे है, ठीक है, रैंडम पोजीशन मान लेते हैं। वो जो है वो इससे मान लीजिए r1 पे होगा, मान लेते हैं, और ये हो जाएगा यहां से r2 नहीं, और इसका लोकेशन r2, r1 प्लस r2 बराबर r हो गया, ठीक है। इसका मास m1 और इसका मास m2। अब हम लोग यही कंसेप्ट लगाएंगे, इसके लिए आपको लॉ लिखना पड़ेगा। लॉ यही है कि समेशन बताए थे ना, समेशन ऑफ मोमेंट्स ऑफ मासेस इक्वल टू 0,
ठीक है, ये कंसेप्ट है, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी आप कहा चाहे तो लिख सकते हैं। इसमें एक लाइन लिख लीजिए जो कि इसका बेसिक है, सेंटर ऑफ मास की बेसिक है, वो है दी सम ऑफ, वेक्टर सम होगा बाबू, सम ऑफ, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, सम ऑफ मास मोमेंट ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम, मतलब सिस्टम के सारे पार्टिकल अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, ये होना है। मतलब ये कहता है कि समेशन ऑफ मास मोमेंट नहीं, एम आई इक्वल टू वेक्टर सम नहीं, एन स्टार्ट 1 आई इक्वल टू जो भी, ये होता है कितना, जीरो। ऑल दी मास मोमेंट वेक्टर है, वेक्टर सम करना है इसका, ठीक। ये बेसिक कंसेप्ट है, जो फॉर्मूला आपका ये तरीका आया मास मोमेंट के डेफिनेशन से, क्लियर। आइए सेंटर ऑफ मास से हम लोग मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास कहीं और बैटरी कोई पॉइंट है जो हमें पता नहीं है, जो कि m1 से r पोजीशन, m1 से r1 डिस्टेंस पे है और m2 से r2 डिस्टेंस पे है। कोई दिक्कत आप बताइए। तो यहां से हम लोग इसका मास निकाल, देखो आप बताइए इसका मोमेंट कितना होगा, मास मोमेंट। इस पॉइंट से आप इधर जा रहे हैं, नेगेटिव होगा, बोलो m1 r1 प्लस m2 r2 इक्वल टू जीरो, ये वेक्टर फॉर्म है, एरो डाल दिए तो वेक्टर हो गया। समझ पा रहे हैं सर? पहले समझ लीजिए, बाद में नोट करिएगा। अगर हम इसी को स्केलर फॉर्म लिखें, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज सीधा लिखें, तो सीधा लिख सकते हैं माइनस m1 r1 प्लस m2 r2 इक्वल टू जीरो। माइनस क्यों लगा बाबू, माइनस क्यों लगा? क्योंकि मास मोमेंट इधर है ना, इसका मास मोमेंट इधर होगा और इसका मास मोमेंट इधर होगा इस पॉइंट से, इसलिए ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। कोई दिक्कत? अगर आप यहां से देखो तो यहां से आपको क्लियर दिख रहा होगा कि m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। यहां से ये भी तुम्हें दिख रहा होगा कि m1 बाय m2 बाबू r2 बाय r1। देखो इन्वर्सली रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ? मतलब यहां से आप एक लॉ कह सकते हैं कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, नहीं लोग R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ये रिजल्ट यहां से आया, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। नोट करिए फटाफट, यहां से एक लाइन आपको मिल जाएगा क्या कि डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, यहां से आपको ये लाइन मिल गया, यहां से R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय मास 1 बाई, इसका मतलब ये हो गया दैट इज द डिस्टेंस ऑफ COM को सेंटर ऑफ मास कहेंगे, सेंटर ऑफ मास फ्रॉम एनी ऑफ द पार्टिकल, एनी ऑफ द पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द पार्टिकल, मास ऑफ द पार्टिकल। क्लियर है? नहीं, ये बातें यहां से समझ में आई है? गुड। अब इसको थोड़ा हम लोग जनरल फॉर्मूले के टर्म में तोड़ देते हैं। जनरल में ध्यान दीजिए बोर्ड पे, आपको अभी अभी हमने कहा कि भाई R जो है वो R1 प्लस R2 है, यस और नो? यहां से आप R1 को लिख सकते हैं सर R माइनस R2, या आप R2 को लिख सकते हैं R माइनस R1। कोई दिक्कत? किसी एक को ले लेते हैं, मान लेते हैं हम लोग R2 ले वाला ले लेते हैं। ध्यान दो बोर्ड पे, अब बोर्ड पे ध्यान दो। ये वाला रिजल्ट आया है हमारा क्या
m1 बाय m2 इज इक्वल टू r2 बाय r1 है ना, r2 को रिजॉल्व कर देते हैं, r2 के बदले वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। ठीक है, r2 की जगह पे r माइनस r1 लिखेंगे और ये हो गया आपका r1। कोई दिक्कत गड़बड़ नहीं है? गुड। आप हमें ये बताइए, क्या हम इसे लिख सकते हैं r बाय r1 माइनस 1? बोलो, इधर भेज दें इसे। तो m1 बाय m2 प्लस 1 इक्वल टू r बाय r1। कोई दिक्कत? यहां से हम ये कह दें m1 प्लस m2 बाय m2 इक्वल टू r बाय r1। बोलो, यहां से हम ये कह दें कि सर m2r टाइम्स ऑफ r1 m1 प्लस m2 कह दें, इसलिए हम r कह सकते हैं। क्या गड़बड़ हुआ क्या? r m2 बाय m2, अच्छा r1 है ना, हाँ r1 निकालना है, सॉरी। r1 इक्वल टू हम कह दें m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू r। बोलो जरा, नहीं समझे? याद तो रखना ही पड़ेगा। अरे इसमें क्या समझना है बकला। r लिख सकते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिए, रिजॉल्व कर दिए, r बाय r1 हुआ और r1 कट्टो कट्टो हुआ। बोलो ना रे अंकित कुमार। हाँ अच्छा, ऐसे बोलो, झटक के बोला करो, जिस तरह से बोलता है ना, प्रेम से बोलिए जय माता दी, जोर से बोलता है ना रे, भारत माता की जय, वंदे मातरम, उसी तरह से यस सर बोलो। m1 बाय m2 प्लस इधर आ गया, एलसीएम लेके कर दिए तो m1 m2 हो गया, r बाय r1 सीधा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे r1 छोड़ दिया और ये वाला टर्म नीचे आ गया। सिमिलरली r2 बरोबर क्या होगा, कोई बताएगा? अगर पैटर्न देखो तो यस, ऊपर होगा m1 और नीचे m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ r। आप ये r1 r2 डायरेक्ट निकाल सकते हैं ऐसे भी किसी से। अब बाबू तो फॉर्मेलिटी है, फॉर्मूला नहीं, फॉर्मेलिटी कहते हैं नहीं, ये फॉर्मूला नहीं है रे बगला, फॉर्मेलिटी है। चलो ये सब बात किसी और को मत बोलना मामू, हाँ लोग क्या सोचेगा। आइए देखो, ये बात हो गई भाई, इसका मतलब समझ गए? इसका मतलब हुआ कि डायरेक्ट लोकेशन। प्रस्थान करें, 10 मिनट टाइम लगेगा, आप जाइए। ये डायरेक्ट लोकेशन हुआ कि आप, अगर आपको उनके बीच का सेपरेशन पता हो तो सीधा ये कर लो, और ये बहुत ही आसान और यूजफुल तरीका है दो सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए। ठीक है, दो सिस्टम ऑफ पार्टिकल यूजफुल तरीका हो गया। इसमें दो बातें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं स्पेशल केस के तौर पे। आप ही बताइए सर, आप ही बताइए, अगर दोनों का मास सेम हो गया, हमने बताएंगे क्या होगा, तुम बताओ। दोनों का मास अगर सेम हो जाए, तुम बताओ क्या होगा? भाई सीधी सी बात है, यस, सेंटर ऑफ मास बीच होगा रे, नहीं होगा। दोनों का मास बरोबर है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास आपको r/2 पे ऑब्टेन होगा। मतलब पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा बाबू? r/2 पे, नहीं होगा? एकदम बीचों बीच मिलेगा सेंटर ऑफ मास, की नहीं मिलेगा? इमेजिन करिए, दोनों का मास बरोबर बरोबर, तराजू रे तराजू, इधर भी मास 4 kg आलू 4 kg बैंगन, तो मास बराबर करना है, चीजें नहीं, है ना? तराजू बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ? सेंटर ऑफ मास ऑब्टेन हुआ, बराबर में बीच में होता है। आपने देखा है कि तराजू का काट, मतलब जो डंडा होता है, कहीं इधर उधर हो, ध्यान से देखना, वो हल्का 1-8 इंच इधर उधर करेगा ना मेजरमेंट, तुम्हारे साथ धोखा होगा। और ये होता भी है, इसलिए डिजिटल का प्रयोग करो। तराजू इधर होता है, डिजिटल में तो हाँ होता है, लेकिन अच्छे अच्छे ब्रांडेड आते ना, जो बढ़िया बढ़िया ब्रांडेड होते हैं। देखो धोखा तो हर जगह है, धोखा तो हर जगह है, नहीं, इंसान जहां भी होगा धोखा वहां होगा ही हो, यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या आर्या ऐसा ही कहती है, सत्य यही है। सेंटर ऑफ मास r/2 पे मिला, सेंटर ऑफ मास r/2 पे मिला, इसका मतलब बीच में होगा। मतलब ये होगा कि ये मान लीजिए 50 kg है, ये 50 kg है, और उसके बीच मान लीजिए 10 मीटर का गैप है, 5 पे सेंटर ऑफ मास मिलेगा। 5 पे जाके खड़े हो जाओ या 5 पे होल्ड कर लो इसको ना, एक लाठी होता है ना सीधा वाला, उस बीच पॉइंट पे उसको होल्ड करते हो तो वो सीधा हो जाता है ना, सेंटर ऑफ मास वही होगा। ये वही सिचुएशन हो गया। नहीं, सेंटर ऑफ मास कितना मिलेगा?
r/2 पे। r1 भी r/2 हो जाएगा और r2 भी, इसका ये मतलब हुआ कि r भी r/2 और r2 भी r/2 होगा कि नहीं होगा बाबू? होगा ना? बहुत सुंदर। एक और बात सुन लो, एक और बात सुन लो बाबू। आप ये बताइए कि अगर M1 ज्यादा हो गया M2 से, ध्यान दो, M1 ज्यादा हो गया M2 से, तो रिजल्ट जरा बताओ तो M1 M2 क्या था? M1 बाय M2 इज इक्वल टू R2 बाय R1 है ना? M1 बाय M2 इक्वल टू R2 बाय R1 है ना? M1 ज्यादा हो गया, इसका मतलब इसका रेशियो क्या हो जाना चाहिए सर? इसका रेशियो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि R2 इज ग्रेटर देन यस R1। सिचुएशन समझाते हैं। जैसे देखो बाबू, ये है M1 और ये है M2, ये दोनों समझ लो। इसका मतलब ये है कि R2 कौन है? R2 ज्यादा है, मतलब इसकी भी मान लीजिए अगर ये 10 मीटर हो, अगर मान लो 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर हो, तो M2 मतलब R2 वाला ज्यादा होगा, मतलब R2 6 होना चाहिए। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास करीब किसके हुआ? नहीं, जैसे ये हो गया तुम्हारा 7, ये हो गया 7 और ये हो गया 3। इसका ये ना हुआ R2 इज ग्रेटर देन R1 होना चाहिए ना। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास किसके करीब होगा? हैवियर मास के, हैवियर मास के होगा। एक बात और बताओ, या इसी पे बात कर लेते हैं हम, दूसरा तीसरा केस भी। अगर ऐसा हो कि M2 ग्रेटर देन M1 हो, M2 ग्रेटर देन M1 हो, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि R1 इज ग्रेटर देन R2। यहां से भी वही बात समझ में आ रहा है कि जो मास जाता है सेंटर ऑफ मास उसके करीब है। देखो ये मास ज्यादा है, सेंटर ऑफ मास उसके करीब है। R2 कम का मतलब क्या हुआ? नजदीक में, सेंटर ऑफ मास नजदीक में। वाह, तो यहां से ये चीजें समझ में आ रही है आपको क्या, कि दैट इज सेंटर ऑफ मास इज नियरर टू दी पार्टिकल हैविंग लार्जर मास, नहीं ग्रेटर मास। समझ पाए? एकदम कंठागर कर लो ये वाला पॉइंट, इससे फील आएगा तुम्हें क्वेश्चन बनाने वक्त। नोट कर लो फटाफट, एक सवाल करें उसके बाद छुट्टी जाएंगे, उसके बाद गप्पे करेगा तुम लोग। रुको, एक पॉइंट समझाना भूल गए थे, उसमें लिखा था कि सेंटर ऑफ मास ना इनसाइड दी बॉडी हमेशा होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सेंटर ऑफ मास इनसाइड दी बॉडी होगी, इसलिए इसको इमेजिनरी पॉइंट कहते हैं। जैसे अभी आपने सीखा है कि ये एक डिस्क है बाबू, ये एक डिस्क है, नहीं प्लेट है मान लो, इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होगा, मतलब इनसाइड दी बॉडी होगी। अगर मान लो यहीं पे ये मान लो डिस्क ना होके सर्कुलर रिंग होता, तो अगर यही डिस्क ना होके एक रिंग होता, तो अब बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? कहां पे होगा? यहां पे कुछ है क्या? बड़ी है क्या? नहीं ना, चलो कोई बात नहीं, क्लोज। जैसे अगर बात करें, जैसे ये मान लो, अब बोलो ये रिंग है, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा क्या? ना, यहां कहीं होगा नहीं, यहां पे या जहां कहीं होगा। आउटसाइड में बड़ी हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आई बात समझ में? बोलो नहीं होगा, यहां पे होगा नहीं होगा, तो आउटसाइड होगा। आई बात समझ में? मतलब ये जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास जो हो वो बॉडी के अंदर ही होगा, आउटसाइड भी हो सकता है। आई बात समझ में? ये कभी कभी यूजफुल होगा हमें सवाल को बनाने में, है? बात करेंगे इस पे। बीच में इसमें तो नहीं है ना होगा, बॉडी के बाहर ही कहीं ना होगा, जरूरी के सेंटर पे हो, कहीं भी हो, वो बात करेंगे कहां पे होगा, लेकिन ये एग्जैक्ट कंसेप्ट नहीं है, कहीं भी हो सकता है सेंटर ऑफ मास। आइए ये छोटा छोटा आसान सवाल कर ले बाबू। पहला सवाल का आंसर कितना होगा? देखो ये तुम्हारी इच्छा पे डिपेंड करता है कि पहला का आंसर क्या बताओगे। नहीं मतलब दोनों का सम लेकिन 3 होना चाहिए। सवाल देखो, दो पार्टिकल है जिसका मास 1 kg और 2 kg है। एक पार्टिकल 1 किलोग्राम का बाबू और दूसरा पार्टिकल है 2 किलोग्राम का। दोनों के बीच का सेपरेशन देखो, एक है x बराबर 0 पे, मान लो ये ओरिजिन पे है तो यहां से 3 मीटर गए, पहुंच गए इसके लोकेशन पे, मतलब ये हुआ कि इसके बीच का डिस्टेंस कितना है सर? 3।
आप चाहे तो सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं या m1 m2 कर सकते हैं। आप बताइए, जैसे मान लीजिए r1 है और ये r2 पोजीशन पे सेंटर ऑफ मास से लोकेट है। एक बात बताओ, सेंटर ऑफ मास किसके करीब होगा? आई बात समझ में? ये होगा सेंटर ऑफ मास। आप ये कह सकते हैं कि m1 r1 मतलब 1 इंटू r1 इक्वल टू m2 r2। यस और नो? बोलो। नहीं, m1 r1 इक्वल टू m2 r2। आपको पता है कि r1 इक्वल टू कितना हो गया? 2r2 होगा। और बताइए r1 प्लस r2 का वैल्यू कितना है? 3। तो बताइए r1 की जगह पे कितना रखिएगा? 2r2 प्लस r2 बरोबर 3। तो 3r2 इक्वल टू 3। तो r2 कितना आ गया सर? 1 मीटर। मतलब हैवियर मास से 1 मीटर के डिस्टेंस पे या लाइटर मास से 2 मीटर के डिस्टेंस पे। अब बाबू x इक्वल टू, हाँ अच्छा, फाइंड द पोजीशन ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास x इक्वल टू 2 पे फ्रॉम x। हाँ, x इक्वल टू 2 पे तो फ्रॉम 1 बडी क्या है, हम यहां से नहीं कह सकते हैं। हाँ, कहना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जो हैवियर 2 kg मास है उससे इस तरफ, वेक्टर क्वांटिटी है ना ये, इससे इस तरफ। क्लियर है? चलिए इसका ऑप्शन बताइए तो कौन सा होगा? इसका ऑप्शन कितना होगा? सी आया 67 करेक्ट है। ये इस बार नीट 2020 का पेपर में था। वैसे इस बार का पेपर का तो कोई बातें मत करो। हाँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। ग्रेविटेशन में भी दिखाए तुम्हें और प्रोजेक्टाइल में भी क्वेश्चन दिखाए तुम्हें, किस मोशन ग्रेविटी का क्वेश्चन का क्या औकात था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्या है। ठीक है, इसका आंसर कितना हुआ? अप्रॉक्स नियरली लेना है। तो सीधा वो वाला फॉर्मूला पुट कर दो ना बाबू, काहे ये ऑल करोगे? सीधा वो वाला करो। देखो 2 पार्टिकल है, 5 kg और 10 kg का बाबू, है ना। एक 5 kg का है और एक 10 kg का है। अटैच टू अ मासलेस रॉड ऑफ लेंथ m। इसका कोई मास नहीं है। हमसे पूछ रहा है कि 5 से बताओ। आपको ये पता है कि 5 से का मतलब क्या हुआ है? स्मॉलर से नहीं। तो r सेंटर ऑफ मास ये क्या हुआ? फ्रॉम इतना। बताओ सिंस, जरा देखो तू, ये क्या था? r1 था। r1 क्या है? r1 आपका था स्मॉलर से कि लाइटर से? देखो यहां पे अगर r1 करोगे नहीं 5 से, जैसे हम लोग r1 निकाल रहे हैं अभी ना, तो मास दूसरे वाले का रखेंगे और डिस्टेंस के बीच का रखेंगे, सम ऑफ मास। समझे? मतलब ये हुआ कि अगर आप 5 से निकालना चाहते हैं, अगर आप 5 से निकालना चाहते हैं तो मास किसका रखिएगा? मास दूसरा का रखिएगा। अगर फ्रॉम ये क्या हुआ? फ्रॉम 5 kg ना, फ्रॉम 5 kg से निकालना चाहते हैं तो मास आप दूसरा 10 kg का रखिए और दोनों का सम, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर की 1 सेंटीमीटर है बाबू? 1 मीटर है तो 1 रखेंगे ना। बोलिए। देखो आंसर सेंटीमीटर में है तो 100 रखना पड़ेगा तुम्हें। आई बात समझ में? बस 3 × 5 = 15, 20 × 5 = 100, 200/3 सेंटीमीटर मिला जुला के 66.66 मतलब 67 के आसपास आएगा ना बाबू। 66.66 सेंटीमीटर। ऑप्शन हो गया सी। बोलो कोई दिक्कत? तनियोटा नहीं ना। तो आज की सभा करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं कल हम लोग, जिसमें हम लोग करेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसमें फिर स्क्वायर, ट्रायंगल या अलग अलग जो चीजें आएंगी वो करेंगे। ठीक, धन्यवाद।